Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. So, without wasting any time, let's see what is in the news. First article is relevant for GS Paper 3 Economy. बात की जा रही है मैक्रो व्यू ऑफ फिजिकल हेल्थ ऑफ द स्टेट. देखिए, इस पूरे आर्टिकल को समझने के पहले आपको जानना होगा कि आखिर फिजिकल डेफिसिट होता क्या है. देखिए, फिजिकल डेफिसिट एक डिफरेंस है किसके बीच में. चलिए इसको यहाँ पर भी देख लेते हैं. फिजिकल डेफिसिट एक डिफरेंस है गवर्नमेंट की जो टोटल एक्सपेंडिचर होते हैं और जो गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू होता है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वही क्या कहलाता है यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट. हालांकि जब हम टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल रेवेन्यू की बात करें तो इस रेवेन्यू में से हम जो सरकार ने बोरोइंग्स की हैं, जो उधारी ली है, चाहे वर्ल्ड बैंक से हो या किसी जगह से, उसको यहाँ पर माइनस कर देते हैं. दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं फिजिकल डेफिसिट एक वो अकाउंट है, वो अमाउंट है जो गवर्नमेंट को अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए आवश्यक होता है और ये भविष्य में क्या होगा, क्या इन्फ्लेशन की कंडीशन हो सकती है, डिवैल्यूएशन की आवश्यकता हो सकती है, इन सारी बातों के बारे में जानकारी देता है. यूजुअली फिजिकल डेफिसिट का एक फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया जाता है विच इज़ देयर ऑन स्क्रीन. आगे अगर हम बात करें तो देखिए, फिजिकल डेफिसिट बेसिकली एक इंडिकेटर है जहाँ पर होता क्या है, जो गवर्नमेंट है आपकी ये दे बोरो ताकि जो फाइनेंसेस हैं, जो ऑपरेशन है, उनको यहाँ पर मीट किया जा सके. ठीक है, कंट्री के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए. इसके अलावा हाई फिजिकल डेफिसिट लीड कर सकता है कुछ चीज़ों को, जैसे इन्फ्लेशन, राइट. इसीलिए इसका समय समय पर चेक होना ज़रूरी है. वहीं अगर ये लगातार बढ़ेगा तो डेप्ट इंक्रीज़ होने के चांसेस भी हैं. वहीं दूसरी तरफ अगर लोअर है फिजिकल डेफिसिट तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है विच मीन्स आपकी जो इकोनॉमी है वो हेल्दी रन कर रही है. ठीक है, अब पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं कहीं पर भी फिजिकल डेफिसिट के. देखिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि इंक्रीज़ होगी गवर्नमेंट स्पेंडिंग. फिजिकल डेफिसिट अलाउ करता है गवर्नमेंट को कि वो क्या करें, अपनी जो स्पेंडिंग्स हैं पब्लिक सर्विसेज पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे या दूसरे इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं उसको यहाँ पर बढ़ाएं. वहीं अगर हम बात करें दूसरे की क्या फ़ायदा आपको देखने मिलेंगे, तो देखिए फिजिकल डेफिसिट यहाँ पर पब्लिक फाइनेंसेस इन्वेस्टमेंट की बात करता है. यहाँ पर गवर्नमेंट फाइनेंस कर सकती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. वहीं जॉब क्रिएशन, इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैन लीड टू द जॉब क्रिएशन, जो कि डायरेक्टली हेल्प करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने में. नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं, देखिए अगर लगातार बर्डन बढ़ता जाएगा तो गवर्नमेंट के ऊपर परसिस्टेंट अगर हाई फिजिकल डेफिसिट बना रहेगा तो गवर्नमेंट के ऊपर डेप्ट बढ़ेंगे, जिसकी वजह से जो फ्यूचर जनरेशन है उनको यहाँ पर ज़्यादा टैक्स भी पे करना होगा. इन्फ्लेशन की कंडीशन बन सकती है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर निकालने की बात हो सकती है और सबसे बड़ी दिक्कत बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या भी आपको देखने के लिए मिलेगी. इसी के अलावा यूजुअली दूसरे इंडिकेटर्स भी हमें देखने के लिए मिलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं रेवेन्यू डिफिसिट. रेवेन्यू डिफिसिट यूजुअली ये दे रिफर्स टू द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट. मतलब सरकार ने रेवेन्यू के थ्रू जितना कमाया है और रेवेन्यू में कितना गवाया है उसका ही डिफरेंस आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दिखाई देता है. तो ये जो टोटल है ये ही क्या कहलाता है, आपका रेवेन्यू डेफिसिट. नाउ कमिंग बैक टू द आर्टिकल बात कर रहा है इंडिया की. आर्टिकल में यू विल फाइंड कि यहाँ पर इंडिया में स्टेट मोबिलाइज कर रहा है ऑल टुगेदर थर्ड ऑफ टोटल रेवेन्यू, लगभग 60%, चाहे पूरी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की हम बात कर लें. उसी के अलावा आप देखेंगे तो गवर्नमेंट बोरोइंग दैट इज़ अराउंड 40%. तो यहाँ पर आप देखेंगे फिजिकल ऑपरेशन का साइज़ आपको समझ में आएगा. फिजिकल इम्बैलेंस की सिचुएशन भी देख सकते हैं. जैसे ही आप पहले क्वार्टर को कंप्लीट कर रहे हैं फिजिकल ईयर के 2023-24 की, ये एक एविडेंट है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट के डेफिसिट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और डेप्ट यहाँ पर बढ़ता जा रहा है. स्पेशली अगर हम कोविड-19 पैंडमिक के बारे में बात करें तो इसने क्या करा है, ये यहाँ पर रिसीड हुआ है.
देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट पोस्ट पैंडमिक फिजिकल करेक्शन, जहाँ पर यूनियन स्टेट लेवल पर, यूनियन लेवल की अगर आप बात करेंगे तो जो फिजिकल डेफिसिट है वो इनफैक्ट डिक्लाइन हुआ है, कम हुआ है, विच इज़ गुड। कारण क्यों? देखिए कोविड-19 पैंडमिक के टाइम गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन जैसे जैसे कोविड-19 का यहाँ पर टाइम ख़त्म होता जा रहा है, यूनियन गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग्स हैं वो भी आपको कम होती हुई नज़र जाएंगी। वहीं अगर हम स्टेट डेफिसिट की बात करें तो वो आपको 4.1% के रूप में डिक्लाइन होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो शार्प रिडक्शन है फिजिकल डेफिसिट में, ये सजेस्ट करता है दैट वी कैन नॉट हैव इम्प्रेशनिस्टिक व्यू ऑफ द फिजिकल सिचुएशन ऑफ द कंट्री, स्पेशली अगर आप फाइनेंसिस की बात करें स्टेट्स की। क्यों? क्योंकि आपको देखिए एक एग्रेशन इंडिविजुअल स्टेट बजट यहाँ पर मिसिंग दिखाई देता है। एक कंसोलिडेटेड व्यू होना चाहिए गवर्नमेंट का, जहाँ पे फाइनेंस रेडिली अवेलेबल हो, ना कि उसे कट किया जाए। अब देखिए इसी के साथ होता क्या है, जो फिजिकल डेफिसिट है उसके लिए हर बार गवर्नमेंट कुछ ना कुछ टारगेट रखती है। इस बार भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर आप बजट को देखेंगे तो फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट कदम उठाए हैं। जैसे जो सब्सिडीज़ दी जा रही हैं उसको यहाँ पर कट कर लिया गया है। सो कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक बहुत बड़ा कट हुआ है, जिसकी वजह से आपको 9.1% का यहाँ पर डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए एनालिसिस यहाँ पर ये बताता है, ये जो डेटा कलेक्ट किया गया है इंडिविजुअल बजट से लगभग 17 मेजर स्टेट के, ये स्टेट रिस्पॉन्सिबल है अगर आप देखेंगे तो 90% ऑफ द कंबाइंड स्पेंडिंग ऑफ द स्टेट। इसीलिए जो फिजिकल इश्यूज़ है जो इमर्ज हो रहा है आगे आने बजट में, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट की फाइनेंसेस को, और स्टेट का फाइनेंसेस इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये एनालिसिस ये भी शो करता है कि स्टेट टुगेदर हैव मैनेज टू कंटेन देयर फिजिकल डेफिसिट, विच इज़ वेरी गुड पॉइंट। अलॉन्ग विद दैट अगर इस फिजिकल कंसोलिडेशन की हम बात करें तो ये एक सिग्निफिकेंट है बहुत ही ज़्यादा मायनों में। पहला क्यों? यहाँ पर स्टेट एग्रीगेट कर जाती है मैनेज करने के लिए फिजिकलिटी को। नाउ द क्वेश्चंस कम, इसमें आगे बढ़ने के पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि फिजिकल कंसोलिडेशन आखिर होता क्या है। चलिए देखिए, जब बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं जिन्हें गवर्नमेंट लेती है नेशनल लेवल, सब नेशनल लेवल, to reduce the accumulation of debt and reduce deficit is known as the fiscal consolidation. All right. सो फिजिकल कंसोलिडेशन रिडक्शन है और ऑन गोइंग फिजिकल डेफिसिट में। फिजिकल कंसोलिडेशन रेफर करता है उन पॉलिसीज़ को जो गवर्नमेंट लेती है नेशनल या नेशनल लेवल पर, ताकि जो डेफिसिट है उसको यहाँ पर कम किया जा सके या अक्यूमुलेट किया जा सके। इसके लिए एक इंस्टीट्यूशन है विच इज़ FRBM एक्ट। ये यहाँ पर फिजिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट एक्ट, जो कि बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट करता है क्या करना चाहिए, किस तरीके से यहाँ पर आपको रिडक्शंस करने की आवश्यकता है। अब देखिए FRMB ही वो एक्ट है जो ये सजेस्ट करता है कि सेंटर को फिजिकल डेफिसिट को 3%, जो भी GDP है उससे 3% पर रिड्यूस करने की आवश्यकता, और रेवेन्यू डेफिसिट को जो अमाउंट है दैट शुड बी रिड्यूस एंड दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू 0.5% और मोर देन द GDP बाय द एंड ऑफ द ईयर। ओके, इसी तरीके का पैरामीटर है जिसे एक्सेप्ट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ पर जो फिजिकल डेफिसिट है वो रिड्यूस किया जाता है टू द 3% ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड एलिमिनेट रेवेन्यू डेफिसिट बाय द अपकमिंग ईयर। इसके लिए मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसीज़, मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क्स या पॉलिसीज़ स्ट्रेटजीज़ हमें दिखाई देने लगती हैं। यूजुअली फिजिकल कंसोलिडेशन के लिए कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पर 3 पैरामीटर्स पे काम करती है, आप याद रखेंगे। कौन से 3 पैरामीटर्स हैं? ये पहला तो हो जाता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी इकोनॉमिक आउटपुट के लिए। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कैसे हैं, वो फिजिकल कंजप्शन स्ट्रक्चर क्या होगा, ये पता चलेगा। दूसरा है ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट, गवर्नमेंट पेमेंट टू इंडिविजुअल थ्रू द सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, स्टूडेंट्स को सब्सिडी देना, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये सभी ट्रांसफ़र पेमेंट कहे जाते हैं। सो जो स्पेंडिंग है ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट पे या वेलफेयर स्कीम्स पे है, इसको भी यहाँ पर रिड्यूस किया जाता है ताकि जो फिजिकल कंसोलिडेशन है उसको मैच किया जा सके। अलॉन्ग विथ टैक्सेस,
टैक्सेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है यहाँ पर, क्योंकि ये टिपिकल कंज्यूमर इनकम को इम्पैक्ट करता है, ये चेंज करता है कंजम्पशन में, ये लीड करता है एक रियल जीडीपी की ग्रोथ दिखाने के लिए। साथ ही ये एक रिजल्ट है जहाँ पे गवर्नमेंट इकनॉमी के जो आउटपुट हैं वो इम्पैक्ट कर सकती है। यूजुअली गवर्नमेंट हैज़ टू सेट द टैक्स रेट कीपिंग इन माइंड कि जहाँ पर मैक्सिमाइज किया जा सके रेवेन्यू को इन टर्म्स ऑफ द टैक्स रेवेन्यू अलॉट। ओके, सो दीज आर द थिंग जहाँ पर जो डेफिसिट है इसको डिसाइड किया जाता है। उसी के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो एफआरबीएम एक्ट के अनुसार जो फिस्कल डेफिसिट है वो 2023 और 24 के लिए निर्धारित किया गया है 5.0। वहीं अगर आप बात करेंगे 2024-25 तो इससे 4.5% और आगे आने वाले सालों में 4%, विच मीन्स लगातार यहाँ पर इसको रिड्यूस करने की बात की जा रही है। ओके, सो वापस आते हैं आर्टिकल के ऊपर। यहाँ पर सेकंड पॉइंट बोल रहे हैं कि इमरजेंस प्रोविजन फॉर द हेल्थ स्पेंडिंग। देखिए, एक डेफिसिट यहाँ पर बढ़ा क्यों, ये गैप क्रिएट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर कोविड-19 से लड़ने के लिए सिचुएशन बहुत ईजी नहीं थी। यहाँ पर यूनियन स्टेट फिस्कल कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता थी, इसीलिए भी आप देखेंगे तो एक बैलेंस आपको दिखाई देगा। थर्ड, अगर हम बात करें तो स्टेट वर एबल्ड to prioritize expenditure and quickly contain the fiscal deficit, and the fourth is the reduction in the fiscal deficit is the combination of the expenditure side adjustment. So आर्टिकल में से आपको कुछ चीज़ें पढ़नी थी जो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखी हुई है, विच इज़ द रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट का इंडिकेटर होता है, और व्हाट इज़ कंसोलिडेशन। ऑलराइट, moving on to the next article which is talking about the antibiotics with promise a lifeline India awaits। आर्टिकल महत्वपूर्ण है जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक के लिए। समझ लेते हैं आखिर आर्टिकल में है क्या। देखिए, आज की डेट में डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, जिसे हम यूजुअली एएमआर भी बोलते हैं। इसी को लेकर बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो लगातार यहाँ पर डॉक्टर्स फेस कर रहे हैं। कारण क्यों, जो बड़ी बड़ी सर्जरीज़ होती हैं, इमरजेंसीज होती हैं, अगर आप बात करेंगे कैंसर पेशेंट्स की या दूसरे कंडीशंस की, जहाँ पर ड्रग रेजिस्टेंसी क्रिएट हो जाती है। यूजुअली अगर आप देखेंगे तो स्यूडोमोनास स्यूडोमोनास एरिजिनोसा, अभी हम समझेंगे इस वर्ड को, ये है क्या। इस तरीके के एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं, जिसके बाद आप देखेंगे डॉक्टर्स के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस रह जाते हैं किसी भी व्यक्ति को ट्रीट करने के लिए, और कई बार जो ट्रीटमेंट होता है ये बहुत ही ज़्यादा इनइफेक्टिव हो जाता है। इसी की वजह से आप देखेंगे लगातार एंटीबायोटिक्स का यूज़ होना, और इनको लेते हुए कुछ कंडीशंस यहाँ पर ली गई हैं। इंडिया का इसमें एक इनोवेशन है, यहाँ पर डॉक्टर्स ने एक प्रॉमिस किया है कि वो एंटीबायोटिक्स जैसे कैफीपाइम, ज़िडेबैक्टम, इनको यहाँ पर इंडिया ने डेवलप किया है। ये एंटीबायोटिक कंबाइन करते हैं दो एक्टिव कंपोनेंट को, ताकि जो ड्रग रेजिस्टेंस अगर किसी व्यक्ति के अंदर क्रिएट हो गया है ऑफ ग्राम नेगेटिव पैथोजन, जिसमें आपको स्यूडोमोनास आर्जिनोसा भी दिखाई देगा, इससे लड़ने में ये सहायता करेंगे और इस एएमआर की कंडीशन को ख़त्म करेंगे। हालांकि जो अभी इसके ट्रायल हैं इस पर्टिकुलर मेडिसिन के, ये अभी भी चल रहे हैं, अभी भी ऑन गोइंग है, थर्ड स्टेज पर ये ट्रायल है, और इसके बाद अगर ये हो जाता है तो इंडिया का ये इनोवेशन पूरे वर्ल्ड में रिमार्केबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जहाँ पे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, उनसे लड़ने में सहायता मिल सकती है। हालांकि अभी इसकी क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट इस पर चल रहा है, और इसका फाइनल जो फेज़ है थर्ड ट्रायल, उसके बाद हमें समझ आएगा कि आखिर कंडीशन है क्या। इसी के बाद आप देखेंगे तो सेम कंडीशन आपको जापान में भी देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आप देखेंगे कैफेपाइन ज़िडेबैक्टम, जो कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंडिया का, अगर ये इनोवेशन थर्ड ट्रायल को अपनी पूरी कर लेती है। इसी तरीके से देखेंगे तो ये EUA और बाकी सारी जगहों पे भी एक्सपैंड होगा। सेम एफर्ट्स वर मेड बाय द जापान विच इज़ द सेफिडेरोकोल, एक लाइसेंस्ड एंटीबायोटिक है जिसे बहुत सारी कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। इसे जापान ने डेवलप किया है। ये बहुत एक्सीलेंट अभी तक साबित हुई है, जहाँ पर भी ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन जहाँ पर थे, ड्रग रेजिस्टेंस केसेस थे, वहाँ पर इसका यूज़ किया था। अगर इंडिया का ये ट्रायल अच्छा चला जाता है तो कैफेपाइन ज़िडेबैक्टम एक बहुत रिवॉल्यूशनरी कदम होगा। चलिए, अब यहाँ हमने कुछ वर्ड पढ़े थे, विच इज़ दी स्यूडोमोनास एरिजिनोसा। चलिए समझ लेते क्या है।
सुडोमोनास एरिज़ोना एक कॉमन ग्राम नेगेटिव है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं जो कि कॉज कर सकते हैं डिसीजेस प्लांट एनिमल इनफैक्ट ह्यूमंस में भी। ये स्पीशीज़ होती हैं जो कंसीडरेबल मेडिकल इंपॉर्टेंस की हैं। ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पैथोजन है, विच मीन्स यहाँ पे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है। दे रिकॉग्नाइज फॉर इट्स इन स्ट्रिक्टली एडवांस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मैकेनिज्म, जिसकी वजह से आप देखेंगे जो हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर इन्हें बहुत सर्वाइव करना पड़ता है। यूजुअली जब इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया या वेरियस सेप्सिस सिंड्रोम। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसे आसानी से ये जो पर्टिकुलर ग्राम नेगेटिव आपको दिखाई दे रहा है रॉड शेप्ड का ये जो बैक्टीरिया है, ये बहुत आसानी से सॉइल, वाटर या ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में आपको दिखाई देगा थ्रू आउट दी वर्ल्ड। इट थ्राइव्स नॉट ओनली इन द नॉर्मल एटमॉस्फेयर, लेकिन आप देखेंगे तो ये लो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में भी बहुत आसानी से सर्वाइव करता है। थस हैज़ कॉलोनाइज्ड मैनी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। इसी को लेकर देखिए आप याद रखेंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर इंडिया ने कैंपेन चलाया है विच इज़ द रेड लाइन कैंपेन। इसको समझेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं आखिर AMR है क्या। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो एक रेजिस्टेंस है जो एक्वायर करा जाता है बाय एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन हो सकता है? नॉट अलोन बैक्टीरिया, बट बैक्टीरिया के अलावा आप देखेंगे वायरस, फंजाई, पैरासाइट, कोई भी इसमें क्या कर सकता है, दे अगेंस्ट एंटी माइक्रोबियल ड्रग यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। इट इज़ नोन एज द AMR विच इज़ द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये अकर होता है व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म चेंजेस ओवर टाइम एंड नो लॉन्गर रिस्पॉन्स टू द पर्टिकुलर मेडिसिन, और इसकी वजह से जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाता है। WHO की माने तो इन्होंने AMR को टॉप 10 थ्रेट्स मान लिया है वर्ल्ड का। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत आसानी से यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलेगी। AMR की वजह से देखिए प्रॉब्लम क्या हो सकती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस। लाइफ थ्रेटनिंग जो डिसीजेज हैं उनको यहाँ पर ट्रीट करने में प्रॉब्लम होती है। मेडिकल एडवांसमेंट की कमी होने की वजह से ट्यूबरकुलोसिस, T सेल्स वगैरह में आप देखेंगे जो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं वो यहाँ अफेक्ट करना बंद कर देते हैं। इसी की वजह से जो गोल हैं, चाहे हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें या हेल्दी लाइफ स्टाइल्स की बात करें, वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाता। जब आप देखेंगे तो ये ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स बहुत आसानी से अवेलेबल है, जिसकी वजह से सेल्फ मेडिकेशन लोग कर लेते हैं, और इसी के कारण आप देखेंगे एक इनसफिशिएंट, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लोगों में क्रिएट हो जाता है। इसी से निपटने के लिए इंडिया ने कैंपेन चलाया है विच इज़ द रेड लाइन कैंपेन। रेड लाइन कैंपेन है क्या? देखिए, एक तरीके से ये आपको जो भी एंटीबायोटिक दिया जाएगा उसके ऊपर ये एक रेड लाइन है। सो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस कैंपेन चलाया है, जहाँ पे लोगों से रिक्वेस्ट की गई है कि वो रेड वर्टिकल लाइन जो इस तरीके से एक दवाई का पत्ता इस पर खींची जाएगी विच इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक, इनको बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना लें। साथ ही जो फार्मास्यूटिकल्स हैं उनको भी एडवाइस किया गया है कि वो रेड लाइन मेडिसिन को किसी भी तरीके से बिना प्रिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे ना दिया जाए। इन्हीं को मेडिसिन विद रेड लाइन बोला गया है। इनकी इरेशनल यूज से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये एम यहाँ पर इस कैंपेन का एम है ताकि जो अननेसेसरी प्रिस्क्रिप्शन है या ओवर द काउंटर जो सेल्स है एंटीबायोटिक ड्रग्स की, उसको यहाँ पर ख़त्म किया जा सके, ताकि TB, मलेरिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या HIV, जहाँ पर भी इन दवाइयों का जो यूज़ होता है अगर वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा तो इनका ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी के अलावा अगर हम बात करें कि क्या इनिशिएटिव लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरीके की चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, तो आप देखेंगे सबसे पहले आ जाएगा नेशनल प्रोग्राम ऑन AMR कंडीशन। इसकी अगर हम बात करें तो इसे 2012 में लॉन्च किया गया था। इस प्रोग्राम के अंदर AMR सर्विलेंस नेटवर्क को बनाया जाएगा जो कि इस्टेब्लिश करेगा स्टेट मेडिकल कॉलेजेस को जो इस्टेब्लिश करेगा वेरियस लैब्स को इन दी स्टेट मेडिकल कॉलेज। इसी के अलावा नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR है, ये फोकस करेगा वन हेल्थ अप्रोच को। इसे लॉन्च किया गया था 2017 में with the aim of involving various stakeholder ministries and the departments. Next is the AMR surveillance and the research network, which is the AMRSN.
Again, it was launched in 2013 to generate evidence and capture trends and pattern of drug resistance infection in all over the country. इसी के साथ बाकी इनिशिएटिव भी हैं जो आप यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं. आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इसके ऊपर क्या इनिशिएटिव हैं, आप एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं. व्हाट इज़ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, what are the needs and initiatives of the government of India to control these AMR. ऑलराइट, इसी के बाद अगर हम ग्लोबल मेजर्स की बात करें तो सबसे पहले आपको देखने मिलेगा इज़ दी वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस डे. ठीक है, हर साल 2015 से इसे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है. ये जो कैंपेन है ये एम करता है ताकि अवेयरनेस जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेके इसे दुनिया भर में फैलाया जा सके. नेक्स्ट इज़ द ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड द यूज सर्वेलेंस सिस्टम विच इज़ नोन एज द ग्लास. WHO ने ग्लास को लॉन्च किया था 2015 में. इट इज़ एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट फॉरगेट. 2015 में ताकि जो कंटिन्यू किया जा सके फाइलिंग नॉलेज गैप्स इन द इन्फॉर्म स्ट्रेटेजीज इन ऑल लेवल. ये यहाँ पर कंसीव करता है प्रोग्रेसिव इनकॉर्पोरेट डेटा को, सर्वेलेंस करता है AMR को ह्यूमंस में, एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन का यूज़ क्या है, AMR की फूड चेन क्या है, एनवायरनमेंट की कंडीशन क्या है और किस हिसाब से AMR को कंट्रोल किया जाए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिसाइड की जाती हैं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है. आपको इससे कई बार सवाल देखने के लिए मिल सकते हैं. Not alone in the prelims means but in the prelims also, like which of the following are the reasons for the occurrence of the multi drug resistance in the microbial pathogens in India. ओके, सो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा. ये 2019 का क्वेश्चन था जो मैंने अभी आपके सामने बोला. ऑप्शन थे जेनेटिक प्रेसिडॉप्शन ऑफ सम पीपल, टेकिंग इनकरेक्ट डोजेस ऑफ antibiotic to cure disease. Third is the using antibiotic in the livestock farming, and fourth is the multiple chronic diseases in some people. करेक्ट आंसर था टेकिंग इनकरेक्ट डोजेस. पहली बात, किसी भी डिजीज़ को ठीक करने के लिए इनकरेक्ट मेडिसिन का लेना. दूसरा, इन एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना लाइफ स्टॉक फार्मिंग में भी, क्योंकि आप दूध पी रहे हैं, आप अंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं और बाय डिफ़ॉल्ट ये रेजिस्टेंस लाइफ स्टॉक्स के थ्रू भी आप तक आ जाती है. ऑलराइट, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल. इट इज़ टॉकिंग अबाउट द लेसन्स फ्रॉम द फ्रैकास ओवर फूड ग्रीन. देखिए, कर्नाटका गवर्नमेंट का एक डिसीजन आया है. ये कन्वर्ट करने वाले हैं अपनी प्रॉमिस्ड अन्य भाग स्कीम को टू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र टेम्परली हैज़ ब्रॉट इनटू फोकस. और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के जो पॉलिसी इंटरवेंशन है इस क्रूशियल मैटर पर फूड सिक्योरिटी को लेकर ये लाइमलाइट में है. पूरे आर्टिकल को समझने के पहले देख लेते हैं आखिर अन्य भाग स्कीम क्या है. देखिए, GS पेपर 3 ऐसे के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, पॉलिटी और गवर्नेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा. देखिए, ये जो अन्य भाग स्कीम है ये कर्नाटका गवर्नमेंट की स्कीम है. इसे कर्नाटका का फ्री राइस डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम भी बोला जाता है, विच मीन्स यहाँ पर जो फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के द्वारा. यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ जो फ्री ऑफ कॉस्ट राइस यहाँ पर जो बेनिफिशरीज हैं उन्हें दिए जाएंगे. और इस डिस्ट्रीब्यूशन में 10 किलो राइस, ठीक है, 10 kg राइस पर पर्सन पर मंथ यहाँ पर दिया जाएगा. जो भी व्यक्ति BPL से नीचे हैं दे आर एलिजिबल टू गेट अ फ्री कॉस्ट ऑफ राइस अंडर दिस कर्नाटका अन्न भाग्य स्कीम. ओके, चलिए अब समझ लेते हैं कि आखिर समस्या आई कहाँ है. देखिए, अन्य भाग योजना के अंदर जो गवर्नमेंट है इन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया है कि वो एक सर्टेन अमाउंट लगभग 5 किलो जो राइस है पर पर्सन पर मंथ यहाँ पर देंगे, जिसका मतलब इन्हें लगभग 4.42 करोड़ बेनिफिशियरी, जिसमें 45 लाख आपको अंत्योदय अन्न योजना, 3.58 करोड़ प्रायोरिटी हाउस होल्डर और 39 लाख कार्ड होल्डर्स यहाँ पर जो कर्नाटका की PHH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सभी इसके बेनिफिशियरी होंगे. अब यहाँ पर इस सबको पूरा करने के लिए, इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए लगभग 2.3 लाख मैट्रिक टन्स ऑफ राइस हर महीने. हुआ क्या है, आपको याद होगा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एग्री किया था कि ये क्या करेंगे, जो क्वांटिटी है अंडर द ओपन मार्केट सेल स्कीम डोमेस्टिक, यहाँ पर आपको पता होगा OMSS, हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर सप्लाई सुनिश्चित करवाएंगे. हालांकि सेंटर हैड अ डिफरेंट प्लान और इसी की वजह से आप देखेंगे अन्य भाग विच वॉज लॉन्च्ड ऑन July 1
यहाँ पर सीरियस प्रॉब्लम से सर्वाइव कर रहा है। जब यूनियन मिनिस्ट्री ने डिसकंटिन्यू कर दिया कि वो राइस और वीट को यहाँ पर OMSSD के अंदर सेल करेंगे, तो सारी गवर्नमेंट यहाँ पर आप देखेंगे एक झटका महसूस कर रही हैं। विद दिस एक्सेप्शन कर्नाटका ने प्लान किया कि वो यूटिलाइज़ करेगा OMSSD को ताकि इम्प्लीमेंट किया जा सके इस स्कीम को, विच वॉज वन ऑफ द 5 प्री पोल गारंटी ऑफ द कांग्रेस पार्टी, आई मीन जो वहाँ पे गवर्नमेंट है। अब देखिए OMSS इज़ मेंट टू सेल द सरप्लस, जो भी सरप्लस आ जाता है वीट और राइस का, जो प्री डिटरमाइंड प्राइस होते हैं उनको ई ऑक्शन के थ्रू यहाँ पर क्या किया जाता है, मंडी में बेच दिया जाता है। सो दिस वाज प्री डिसाइडेड मूव, इसको ऐसा किया जाना था। बट व्हाट इज़ हैपनिंग, दो स्टेट है, दे हैव जनरली बीन अलाउड टू परचेज द सरप्लस, पहले ई ऑक्शन में इनको ही प्रायोरिटी दी जाती थी, बट द OMSS इज नाउ लिमिटेड टू अकोमोडेट स्मॉल एंड मार्जिनल बायर्स एंड ट्रेडर्स ओनली, okay, which is creating a lot of problem to the state governments. Okay, the section is written here, you can also see, we have discussed it multiple times I guess, तो OMSS का कॉन्सेप्ट अभी सभी को क्लियर होगा। अब देखिए होगा क्या, जो क्वांटिटी दैट द बिडर कैन परचेज इन अ सिंगल बिड प्राइस इज 10 to 100 मेट्रिक टन एट प्रेजेंट। सेंटर का जो डिसीजन है दैट टुक सेवरल स्टेट, स्पेशली जो राइस डेफिसिट हैं, इन सभी को एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि OMSS एक ऐसा आसान तरीका था जहाँ पे जो राइस की जो कमी है स्टेट्स में उसको बहुत आसानी से अलोकेट किया जा सकता था, इसका सप्लीमेंटेशन बढ़ाया जा सकता था। बट ये सडन डिसीजन बहुत ज़्यादा हिट किया है, नॉट अलोन टू द कर्नाटका बट द डिफरेंट स्टेट्स ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर जो फूड डिमांड है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की डिमांड है, वो यहाँ पर कंप्लीट करने में स्टेट्स आर सफरिंग। सो व्हाट यू नीड टू रीड इज़ द OMSS and the OMSSD, recent news का पार्ट था, so you will go and check out the previous news also, all right। अब देखिए इसी के अलावा आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को भी आप यहाँ पर पढ़ेंगे, जो कि कोविड-19 के समय पर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, और अंत्योदय अन्न योजना। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रीड अबाउट द PMGKAY, विच इज़ द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना and the Antyodaya Anna Yojana. These are extremely very important for your examination. All right, चलिए प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल यहाँ पर है, SCO का कॉल है फॉर द मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, क्योंकि ईरान ने फाइनली यहाँ पे ज्वाइन करने वाला है इस ग्रुप को। देखिए द फॉर्मेशन ऑफ द मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड द मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर is in the global interest, leader of the Shanghai Cooperation Organization said these lines। हुआ क्या है आपको पता है सभी को कि ग्रुप ने डिसाइड किया है ये इंडक्ट करेंगे ईरान को एज अ 9th एंड द लेटेस्ट मेंबर। बस तो आप पहले तो ये लाइन याद रखेंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए, ईरान क्या बनेगा 9th और इसका लेटेस्ट मेंबर, विच मीन्स अभी तक SCO में कितने मेंबर थे, दैट मीन्स SCO में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 8 मेंबर्स थे, एंड विद द एंट्री ऑफ ईरान यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे 9 मेंबर्स। फर्स्ट थिंग जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है भाई ये पूरा पेपर, इस पेपर का रिलेवेंस आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में देखने के लिए मिलेगा। चलिए एक बहुत ही क्विक रिवीजन करते हैं SCO के ऊपर। SCO की अगर हम बात करें तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक परमानेंट और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको फॉर्म किया गया था जून 15, 2001 को शंघाई चाइना में। SCO बनने के पहले 2001 तक की अगर हम बात करें तो केवल कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान इसके मेंबर थे, और इसी वजह से इसे शंघाई 5 का नाम दिया जाता था, क्योंकि शंघाई में इसको फॉर्म किया गया था, दैट इज़ वाई इट वॉज नोन एज दी शंघाई 5। आगे अगर हम बात करें तो बाद में उज़्बेकिस्तान इसमें एंटर होगा, इसी के एंट्री के बाद जो नाम है वो बन गया शंघाई कोऑपरेशन, और जून 2017 में आप देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान इसको ज्वाइन कर लेंगे, एंड आफ्टर दैट 2021 में ही अनाउंस कर दिया जाएगा कि ईरान क्या बनेगा इसका परमानेंट मेंबर, एंड द डेट इज़ हियर 2023, फाइनली ईरान इज़ द मेंबर। So with the entry of Iran, Kazakhstan, China, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan, Uzbekistan, India, Pakistan and Iran, there are 9 countries
जहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज है रशिया एंड चाइनीज़। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो आप देखेंगे, इनको मल्टीपर्पज़ या म्यूचुअल जो ट्रस्ट है, नेबरिंग पॉलिसीज़ हैं मेंबर स्टेट के बीच में, उसे प्रमोट करना, एफिशिएंट कोऑपरेशन बनाना, पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर एज वेल एज एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। साथ ही जॉइंटली पीस या सिक्योरिटी को स्टेबल करना इस रीजन में, और जो नई डेमोक्रेटिक एडवांसमेंट को प्रमोट करना, फेयर और रेशनल ग्लोबल पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक ऑर्डर यहाँ पर क्रिएट करना। वहीं अगर हम बात करें तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ दी रेड्स। रेड्स के बारे में आप ज़रूर पढ़ेंगे। रेड्स एक रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर है जो इन कंट्रीज़ में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनसे निपटने के लिए अपने आप में SCO का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। ऑलराइट, कई बार आपसे एक सवाल आता है कि इंडिया कैसे बेनिफिट होगा। तो देखिए, इंडिया के लिए SCO एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होता है, क्योंकि वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, जैसे आप बात करेंगे कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, उनके साथ एक बहुत फ्रेंडली रिलेशन बनाने के लिए, जियोपॉलिटिकल कल्चर या सिविलाइजेशन या इकोनॉमिक इम्पेरेटिव को हेल्दी बनाने के लिए, साथ ही इंडिया और रशिया के जो टाइज़ हैं उन्हें डीपन करने के लिए इसमें इम्पॉर्टेंट होता है। सिंस चाइना आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसका पार्ट है, तो इंडिया इसको, इस फोरम को एक तरीके से यूज़ कर सकता है ताकि वो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान में उसे मॉनिटर कर सके और कंट्रोल भी कर सके। सो दैट इज़ वाई इंडिया के लिए SCO बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़े, तो इसी के मेंबर्स के अलावा आपको कुछ ऑब्जर्वेंट कंट्रीज़ देखने के लिए मिलेंगी विच इज़ दी अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान अब ऑब्जर्वेंट से हट जाएगा हालांकि, और ये किसका पार्ट बन जाएगा, मेंबर कंट्री का, एंड दी मंगोलिया। डायलॉग पार्टनर्स की अगर हम बात करें तो अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और टर्की इसके डायलॉग पार्टनर्स हैं। और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो ये ऑब्जर्वर है SCO, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सिंस 2005। चलिए ये आप देख सकते हैं, अगेन देयर इज़ वन मैप, वन डायग्राम फॉर यू फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेंट्रल एशियन मेंबर्स आपको दिखाई दे जाएंगे विच इज़ दी कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। वहीं बाकी मेंबर्स आपको दिखाई दे जाएंगे चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया एंड ईरान ऑल्सो। लेट्स कट द ईरान फ्रॉम हेयर एंड नाउ ईरान इज़ द पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। ऑलराइट, सो नाउ वी हैव 9 कंट्रीज। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, जहां बात की जा रही है एनीमिया और मैटरनल हेल्थ की। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, GS पेपर 2 के लिए महत्वपूर्ण होता है। हेल्थ इश्यूज़ या हेल्थ इश्यूज़ से रिलेटेड, हेल्थ या साइंस की बात करें या वुमेन हेल्थ की बात करें, उसमें ये आपको बहुत मददगार नज़र आएगा। देखिए हो क्या रहा है, द वुमेन 2 ट्रायल जो एक कोलैबोरेटर है मैटरनल एनीमिया का और जो रिस्क है पोस्टपार्टम हेमोरेज का, उसके बीच में एक डेटा है जिसको यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है। अब देखिए सबसे बड़ा जो यहाँ पर स्टडी की गई है, इसमें एक बहुत बड़ा कनेक्शन देखने मिलेगा, जहाँ पर एनीमिया और जो पोस्टपार्टम हेमोरेज है उसके बीच में एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। चलिए एनीमिया से आप सभी वाकिफ़ होंगे, लेकिन हम पोस्टपार्टम हेमोरेज को यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पोस्टपार्टम हेमोरेज, इसे यूजुअली PPH के नाम से भी जाना जाता है। पोस्टपार्टम हेमोरेज PPH एक ऐसा ब्लड लॉस है लगभग 500 ml, आप देखिए, और मोर विदिन 24 आवर्स आफ्टर बर्थ। आप सभी को पता है जैसे ही यहाँ पर बेबी होते हैं उसके बाद जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है मदर्स को, लगभग 500 ml या उससे भी ज़्यादा, जिसकी वजह से बहुत सारे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बहुत अच्छी सुविधा नहीं है, स्पेशली इन दी लोअर इनकम कंट्रीज़, यहाँ पर डेथ भी आपको देखने के लिए मिलेगी। कॉमन कॉज क्या होते हैं, देखिए एक बार जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ, जो यूटरस होता है वो एक नॉर्मली साइज़ में आ जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पुशेज आउट द प्लेसेंटा, and after the placenta is delivered, these contraction helps put pressure on the bleeding vessels in the area where the placenta was attached. So if the uterus does not contract strongly enough, these blood vessels bleed very freely, that can lead to the postpartum hemorrhage.
ओके, सो ये चीज़ आई गेस आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। इसी की वजह से जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हैं वो बहुत ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलते हैं। और इसी के बाद आप देखेंगे अगर समहाउ कंडीशन ठीक हो भी जाती है तो यूजुअली जो मदर्स हैं आप देखेंगे वो एनीमिया का यहाँ पर शिकार हो जाएंगे। ओके, अब देखिए क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की अगर हम बात करें तो एनीमिया हमेशा न्यूज़ में रहता है। यहीं पर एक स्टडी की गई, एक पेपर यहाँ पर पब्लिश हुआ जिसने बताया जो हीमोग्लोबिन है दैट मस्ट बी लोअर्ड इन इंडिया बेस्ड ऑन द स्मॉल स्टडी दैट हैज़ ऑल्सो कम इन क्रिटिसिज्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो एनीमिया है उसका कहीं ना कहीं आप कनेक्शन देखेंगे कि किससे देखने मिलेगा आपको, ब्लड लॉस से। जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग डेटा हैं। एनीमिया और प्रेगनेंसी को अगर हम कनेक्ट करें तो देखिए वर्ल्ड मैटरनल एंटी फेब्रियोटिक 2 ट्रायल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखा गया मोर देन 500 मिलियन ऑफ वीमेन ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज आर एनेमिक। हर साल लगभग 70,000 से ज़्यादा महिलाएं जो बच्चे को जन्म देती हैं दे आइडर डाई फ्रॉम द पोस्टपार्टम हेमोरेजिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा ब्लड लॉस होता है दैट देयर बॉडी कैन नॉट हैंडल। क्योंकि लगभग 1000 ml से भी ज़्यादा ब्लड लॉस यहाँ पर महिलाओं के शरीर से हो जाता है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज़ द डेटा विच इज़ गिवन हेयर बाय द WHO की अगर हम माने तो पोस्टपार्टम हेमोरेजिया से जो ब्लड लॉस है वो 500 ml या उससे ज़्यादा के भी हो सकता है, जिसकी वजह से जो महिलाएं हैं जब ये बच्चे को जन्म दे देती हैं तो आपको उनकी डेथ देखने मिलेगी। सो अगर हम एनीमिया की कंडीशन की बात करें सो इफ़ गर्ल और वुमेन इज़ एनीमिक देन इफ़ शी इज़ गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड तो पोस्टपार्टम हेमोरेजिया की वजह से वहाँ पर उनका जो MMR है मदर मोर्टेलिटी रेट उसके बढ़ने के चांसेस भी हमें दिखाई देंगे। इंडियन गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। एनीमिया मुक्त भारत जहाँ पर एडोलेसेंट गर्ल्स बॉयज़ दोनों को यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है उससे यहाँ पर हीमोग्लोबिन की एक सफिशिएंट उनके अंदर हीमोग्लोबिन हो, आयरन की डेफिशिएंसी ना हो, ये फॉलेट्स विटामिन B12 वगैरह जैसी चीज़ें यहाँ पर दी जाती हैं। आगे अगर हम बात करें एनीमिया की तो देखिए WHO के हिसाब से एनीमिया एक कंडीशन है जहाँ पर जो नंबर है रेड ब्लड सेल्स का या हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन का विद इन ये यहाँ पर कम देखने के लिए मिलता है। ये कॉम्प्रोमाइज़ करता है इम्यूनिटीज़ को और कहीं ना कहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, आपके मानसिक विकास को भी हैम्पर करता है। यूजुअली कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? देखिए वैसे तो बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं लेकिन हम WHO का अगर माने तो एज़ पर देम जो मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल फैक्टर की अगर हम बात करेंगे तो वो है आयरन डेफिशिएंसी, इसके अलावा फॉलेट्स की डेफिशिएंसी, विटामिन B12A, ये भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कॉज हो जाते हैं। ओके, सो एनीमिया एक वो कंडीशन है जहाँ पर रेड ब्लड सेल्स जो हैं या हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन जो है वो नॉर्मल से कम देखने के लिए मिलेगा। ओके, यही कारण है कि एनीमिया को नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में नोटिस किया गया कि बहुत सारे जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो इससे सफ़र ज़्यादा कर रहे हैं। आगे देखिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं आयरन डेफिशिएंसी के। देखिए आयरन जिसको हम डिनोट कर सकते हैं Fe से, ये हेल्प करता है आपकी बॉडी को ताकि हेल्दी रेड ब्लड सेल्स बनाए जा सके। वहीं ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो हमारी पूरी बॉडी में ये कैरियर है, दीज ब्लड सेल्स देन कैरी ऑक्सीजन। ठीक है, यही ब्लड सेल ऑक्सीजन को कैरी करते हैं हमारी बॉडी में। सो व्हेन योर बॉडी डज नॉट एब्जॉर्ब इनफ आयरन, आपको यहाँ पर इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और जिसकी वजह से आप वीक या टायर्ड फील करेंगे। रिजल्ट क्या हो जाता है, कई बार आपका जो हार्ट है उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऑल्सो इट रिज़ल्ट इनटू आपकी जो फिज़िकल और मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कम होता जाता है, मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी और जो प्रोडक्टिविटी है एडल्ट्स की वो काम करने की क्षमता कम हो जाएगी और हार्ट अटैक जैसी और दूसरी गंभीर समस्या बहुत ज़्यादा स्तर पर देखने मिलेगी। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनीमिया मुक्त भारत को यहाँ पर लॉन्च किया है जो कि 6x6x6 की स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है, विच मीन्स चिल्ड्रन जो 6 से 60 महीने तक के हो जाते हैं उनको यहाँ कवर किया जाएगा। एडोलेसेंट्स जो लड़के लड़की दोनों हैं 10 से 19 साल के, उन्हें यहाँ कवर किया जाएगा। प्रेग्नेंट महिलाएं, बच्चे 5 से 9 साल के, विमेन जो रिप्रोडक्टिव एज में है 20 से 24 साल की एज में, और जो लैक्टेटिंग मदर है 0 से 6 महीने की, उन सभी इन 6 बेनिफिशियर्स को 1 2 3 4 5 6 इन सभी को यहाँ पर क्या किया जाएगा, इस प्रोग्राम का पार्ट बनाया गया है, जिसके लिए 6 इंटरवेंशन लिए जाएंगे जिसमें फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा।
डिवॉर्मिंग किया जाएगा, ठीक है, बच्चों को अवेयर किया जाएगा, एनीमिया से रिलेटेड जो भी मेथड्स हैं, जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाए गए हैं ताकि वो एनीमिया को दूर करने के लिए काम करें। फॉर एग्जांपल नेशनल एनीमिया मुक्त भारत यूनिट, intra-ministerial coordination, strengthening supply chain logistic, convergence with the other ministries, National Center for the Excellence and Advanced Research of Anemia, etc. So these are the initiatives which are being taken by the government. Moving on to the next article which is talking about the लेप्टोस्पायरोसिस, जो कि एक डिसीज़ है जो मॉनसून सीज़न में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज साइंस एंड हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में हम इस आर्टिकल को पढ़ेंगे। लेप्टोस्पायरोसिस की अगर हम बात करें तो ये एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो आज की डेट में आपको वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा देखने मिलेगी। यूजुअली आप देखेंगे तो ये एक फर्टाइल जूनोटिक डिसीज़ है। फर्टाइल जूनोटिक के साथ ही, जूनोटिक मतलब जो आपको जानवरों से इंसानों में भी आती हुई दिखाई देगी। अगर हम यहीं पर बात करें तो ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ है जो कि यूजुअली रेन या फिर ऐसे इलाकों में जो फ्लड प्रोन होते हैं वहाँ पर ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। यूजुअली ये जो डिसीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए इस पर अपने नोट्स बना सकते हैं, बहुत प्यारा आर्टिकल है, कुछ भी अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये जो डिसीज़ है ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट कर सकती है ऐसी कंट्रीज़ में जो वार्म या फिर माइल्ड, जहाँ पर आपको ह्यूमिड क्लाइमेट देखने मिलेगा, चाहे आप अर्बन एरियाज़ की बात करें या रूरल एरियाज़ की बात करें। आज की डेट में अगर देखें तो ये लगभग 1.3 मिलियन लोगों को यहाँ पर इम्पैक्ट करती है। इंडिया में देखा जाए तो पीपल लेप्टोस्पायरोसिस से हर साल यहाँ सफ़र करते हैं। हालांकि ये जो नंबर हैं ये यूजुअली आपको बड़े दिखाई देंगे। नाउ द क्वेश्चंस कम, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं ये बिल्कुल डेंगू, मलेरिया, हेपेटाइटिस जैसे होते हैं, इसीलिए कई बार ऐसा समझ लिया जाता है कि जो भी व्यक्ति है वो लेप्टोस्पायरोसिस की जगह मलेरिया, डेंगू या हेपेटाइटिस से सफ़र कर रहा है। इसी के अलावा क्योंकि रिलायबल डायग्नोशन नहीं हो पाता है, अवेयरनेस कम है फिजिशियन को या ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता है, तो आप देखेंगे ये यूजुअली पता नहीं चलता। अब इंडिया का वो जो क्षेत्र है जहाँ पर वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट दोनों हमें देखने के लिए मिल जाता है, इट इज़ द सदर्न सेक्शन ऑफ इंडिया। इसी की वजह से जो सबसे ज़्यादा केसेस हैं लेप्टोस्पायरोसिस के वो हमें देखने मिले हैं सदर्न इंडिया में। नाउ द क्वेश्चंस कम कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से ये डिसीज़ होती है। देखिए पहली चीज़ जैसा मैंने आपको बताई ये एक जूनोटिक डिसीज़ है, विच मीन्स ये कहाँ से कहाँ पर ट्रांसफ़र हो रही है, ये आपको एनिमल से, ओके लेट मी राइट इट हियर, एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होती हुई नज़र आ रही है। कॉमनली है यूजुअली रेड फीवर या जो किसको ह्यूमन और एनिमल्स दोनों को अफेक्ट करता है। जो इन्फेक्शन है ये जनरली ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस को बाय द वाटर दैट हैज़ बीन कंटेमिनेटेड बाय द एनिमल यूरिन, जिसमें बाद में जो हम जिसके कांटेक्ट में आ जाते हैं। अगर हम बात करें तो इसको कॉज करने के लिए एक बैक्टीरिया जिसे लेप्टोस्पायरा इंटीग्रोनास या फिर लेप्टोस्पायरा बोला जाता है, जो इस कंटीजियस डिसीज़ को यहाँ पर ट्रांसमिट करने का काम करता है डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन से। कैरियर्स इस डिसीज़ के आपको देखने मिलेंगे, जैसा मैंने आपको बताया वाइल्ड या डोमेस्टिक एनिमल्स हो सकते हैं, चाहे आप रोडेंट्स की बात कर लें, कैटल्स की बात कर लें, पिग्स की बात कर लें या डॉग्स की बात कर लें। ये जो साइकिल है डिसीज़ का ट्रांसमिशन का, ये स्टार्ट होता है विद द शेडिंग ऑफ द लेप्टोस्पायरा यूजुअली इन द यूरिन ऑफ द इन्फेक्टेड एनिमल्स। Let me draw a diagram for you so that you can understand this entire section very clearly. So for example, there are the animals, cattle, sheep, goats, pigs, horses, dogs, etc. etc. Now what happened? There is a water body. What they'll do when they are urinating into it, और एल्स इसको इस तरीके से कर लेते हैं, जो कैरियर है दे ज़्यादा रोडेंट, सबसे ज़्यादा जो कैरियर्स होते हैं वो रोडेंट्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। दे गो एंड दे कंटेमिनेटेड द वाटर बॉडी। नाउ इस पानी का यूज़ आपके जानवर, कैटल, शीप, गोट्स, पिग्स आपको दिखाई देंगे। यही पानी का यूज़ क्या करेंगे हम इंडिविजुअल करेंगे, रिजल्टेड इनटू वी आर एट द रिस्क ऑफ दिस लेप्टोस्पायरोसिस ट्रांसमिशन। सो इन्फेक्टेड जो मैमल्स हैं इनका जो यूरिन है ये ना ही केवल वाटर बट सॉइल या फूड में भी अगर आपको देखने के लिए मिल जाता है, और इस यूरिन के अगर किसी भी तरीके से आप कांटेक्ट में आ जाते हैं तो चाहे वाटर के कॉन्टेक्स्ट में, सॉइल या फूड के कॉन्टेक्स्ट में, तो हमें क्या देखने के लिए मिल जाता है, वी स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम दीज डिसीजेस। ओके नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम
कौन से ऐसे लोग हैं जो इसके रिस्क में ज़्यादा हो सकते हैं? तो देखिए, ह्यूमन इस साइकिल का पार्ट है क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं इस तरीके की यूरिन में। ऐसे व्यक्ति जो लैप्टोस्पायरोसिस बैक्टीरिया या ज़्यादातर जो इसके कैरियर हैं, अगर इनके आसपास होते हैं और एल्स दे हैव सम सॉर्ट ऑफ कट या एब्रेजन ऑन देयर स्किन, दे आर मोर प्रोन कि उनको इस तरीके की डिसीजेस हो सकती हैं। साथ ही ये डिसीज़ कंसीडर करती है ऑक्यूपेशनल हैजार्डस, ऐसे लोगों के लिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। क्वेश्चन नाउ कम्स कि भाई देखिए, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तो था कि सिम्टम्स क्या होते हैं। तो अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो लैप्टोस्पायरोसिस के इन्फेक्शन आपको माइल्ड फ्लू से लेके लाइफ थ्रेटनिंग तक देखने के लिए मिल सकते हैं, इन विच यू विल नोटिस जो ऑर्गन रिफ्लेक्टिंग सिस्टम डिसीज, ऑर्गन डिजीजेज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। कई बार फीवर, चिल्स, हेडेक्स या फिर सिम्टम्स भी नहीं देखने के लिए मिलते हैं। समटाइम्स दीज इन्फेक्शन कुड बी मोर डेंजरस और लीवर, किडनी या लंग या ब्रेन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप देखेंगे लैप्टोस्पायरोसिस, एक बार रिपीट कर देती हूँ सारी चीज़ें, एक बैक्टीरियल जूनोटिक डिसीज़ है जो अफेक्ट करती है ह्यूमन और एनिमल दोनों को। ह्यूमन कैसे इम्पैक्ट हो जाते हैं? जो इन्फेक्शियस स्प्रेड है पहले वो एनिमल में होता है, एनिमल की यूरिन के थ्रू सॉइल, वाटर बॉडी या आसपास के क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगा। व्हेन द ह्यूमंस दे केम इनटू कांटेक्ट विद सच वाटर, सॉइल और एनी अदर थिंग विच इज़ इन्फेक्टेड, द बैक्टीरिया डायरेक्टली from the cut or abrasion get into the skin, even from the membranes like nose and eyes. पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन हालांकि रेयर हमें देखने के लिए मिलेगा। ओके, इसकी वजह से बहुत सारे डिसीजेज, लीवर, ब्रेन, ऐसे फंक्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। कंसीडर किया जाए अगर कि भाई कौन कौन से स्पीशी हैं, तो देखिए स्मॉल स्पीशीज़ में आपको रोडेंट्स लाइक रेड्स, माइस, वोल्स एक्सेट्रा देखने मिल जाएंगे। इसी के अलावा अगर हम डोमेस्टिक एनिमल्स की बात करें तो कैटल, पिग, डॉग्स आपको इस शीप, हॉर्स, बफेलोज इसकी कैटेगरी में देखने के लिए मिल जाएंगे। नाउ द क्वेश्चंस कम, इज देयर एनी ट्रीटमेंट? यस, ट्रीटमेंट व्हेन इन्फेक्टेड इज विद ओनली रिलेटेड विद द एंटीबायोटिक्स लाइक द डॉक्सीसाइक्लिन, पेनिसिलिन, सेट्रिऑक्सिन एक्सेट्रा, जो भी यहाँ पर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। इसी के अलावा लैक्टो वैक्सीनेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है ताकि लैप्टोस्पायरोसिस से प्रोटेक्ट किया जा सके। सो फॉर दैट यहाँ पर आप देखेंगे जो एक मिसकंसेप्शन है उसे दूर करने के लिए, लैप्टोस्पायरोसिस को ख़त्म करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो हेल्थ, एजुकेशन और कम्युनिटी हेल्थ और लोगों को एम्पावर करने के साथ साथ यहाँ पर लोगों को अवेयर करने की भी कोशिश कर रही है ताकि जो मिसकंसेप्शंस हैं इन सर्टेन एरिया, सर्टेन रीजंस, उसको यहाँ पर दूर किया जा सके और इसके जो भी कैरियर्स हैं या जो भी इसके सिम्टम्स हैं इनको लॉन्ग रन में ख़त्म किया जा सके। सो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप यहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.